है, वो पढ़ाई है, या फिर ये कॉन्सेप्ट, और ये ऑलमोस्ट 12th स्टैंडर्ड तक, उससे भी आगे आप इसी सिस्टम को बरकरार रख सकते हैं, इसी सिस्टम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये सिस्टम जो मैं अभी आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ, ये गुरुकुल मेथोडोलॉजी और अभी की एजुकेशन सिस्टम, इन दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन करके, और अभी जो संसद रिसोर्सेस हमारे पास उपलब्ध हैं, उन रिसोर्सेस को किस तरह से उस सिस्टम में डाला जाए, गुरुकुल सिस्टम में डाला जाए, और वो रिसोर्स किस तरह से हमारे लिए काम करे, इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ाई किया, रिसर्च किया, इसको इम्प्लीमेंट किया, और वही मैं आज आपके सामने बताने वाला हूँ। तो आज इतना तो आपको आज के सेशन में मिलेगा कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना होता है। पढ़ाई के संदर्भ में जो भी आपके सवाल हैं, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लेते हैं, राइट। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे एक एक कॉन्सेप्ट को लेके धीरे धीरे। मैं सबसे पहले आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको दुनिया के बारे में ज्ञान कैसे होता है? आप दुनिया के बारे में कैसे जानते हैं? कैसे ज्ञान होता है दुनिया का आपको? बताइए। सर न्यूज़पेपर से, टेलीविजन से और खुद के एक्सपीरियंस से। न्यूज़पेपर से, टेलीविजन से, और खुद के एक्सपीरियंस से। खुद के एक्सपीरियंस से। ये एक्सपीरियंस कहाँ से आते हैं? सही आंसर दिया है बहुत सारे लोगों ने। हमें दुनिया का पता चलता है 5 सेंसेस। अगर आपके सारे सेंसेस निकाल दिए जाएं तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा जिस दुनिया में क्या चल रहा है, राइट और नॉट। तो ये 5 सेंसेस हैं जिसकी वजह से हम दुनिया के बारे में जान पाते हैं, दुनिया के बारे में देख पाते हैं, सुन पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, राइट और नॉट। सो हमें जितने भी इनपुट्स मिलते हैं हमारे जीवन के लिए, वो सारे के सारे हमारे 5 सेंसेस से ही मिलते हैं। तो पांचों सेंसेस से हम ब्रेन के लिए इनपुट लेते हैं, राइट। पांचों सेंसेस में पहला सेंस है विजुअल सेंस, जिससे हम देखते हैं, तो दुनिया हमें पता चलती है, कलर्स हमें पता चलते हैं, राइट ना। कलर जितने भी है, शेप्स पता चलते हैं, ये सारा हम विजुअल सेंसेस से जानते हैं, राइट। उसके बाद होता है ऑडिटरी सेंस, हमारे कानों से हम सुनते हैं, तो अलग अलग तरह की आवाजें हैं, अलग अलग तरह के म्यूजिक्स हैं, ये सारे हमें पता चलते हैं, हमारे ऑडिटरी सेंसेस से पता चलते हैं। फिर उसके बाद टच, हमें स्पर्श करके पता चलता है कि ये सॉफ्ट है, हार्ड है, ये सेंस कैसा है, ये स्मूथ है, ये प्यार का सेंस है, प्रेम की भाषा है, या हेट्रेड है, नफरत है। ये सारी चीजें हमारे सेंस से हमें पता चलती है, स्पर्श से पता चलती है। हमें ठंडा है या गर्म है, ये भी स्पर्श से ही पता चलता है, राइट ना। उसके बाद स्मेल है, किस तरह की गंध आ रही है, कौन से फूल की गंध कैसी है, कौन सी सब्जी की गंध कैसी है, प्याज की गंध कैसी है, लहसुन की गंध कैसी है, कोई सब्जी आपने रख दी है अगर गैस के ऊपर तो वो कैसे जल गई है, तो ये आपको स्मेल से पता चलता है। आप कहीं भी हो, आपके किसी भी रूम में अगर वहां तक स्मेल पहुंच जाए तो आपको इमीडिएट स्मेल से आप पहचान लेते हो कि यार ये सब्जी जल गई, तो आप इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लेते हो। तो स्मेल से हम जानते हैं, राइट। और उसके बाद टेस्ट से जानते हैं, तो हम जो टेस्ट लेते हैं जिससे हमें पता कर पाते हैं कि हमें क्या अंदर लेना है, क्या नहीं लेना है, मीठा हो, सॉल्टेड हो, जो भी टेस्ट हो, कड़वा हो, ये सारी टेस्ट हमें पता चलती है, राइट। और ये टेस्ट से हम तय कर पाते हैं कि हमें अंदर क्या लेना है। तो ये पांचों सेंसेस हैं, ये पांचों सेंसेस से हमें पता चलता है कि हमें जो भी आजू बाजू में चल रहा है, जो भी हमारे आसपास में गतिविधियां हो रही है, जो भी हमारे आसपास में चल रहा है, ये एवरीथिंग, सारा का सारा ज्ञान इस पूरी दुनिया का
हमें सिर्फ 5 सेंसेस से ही होता है, राइट और नॉट? हम सिर्फ 5 सेंसेस से ही ये सारा ज्ञान जान पाते हैं। अब ये पांचों जो सेंसेस है उसमें से 3 सेंसेस, जैसे देखो मैंने कहा विजुअल सेंस यानी देखना, ऑडिटरी सेंस यानी सुनना, फिर टच, स्मेल और टेस्ट, ये तीनों को एक कैटेगरी में डाल दिया। ऑडिटरी एक हो गया, विजुअल एक हो गया, लेकिन स्मेल, टेस्ट और टच ये तीनों हम एक कैटेगरी में डालते हैं। अभी आगे की जो भी कुछ देखने वाले हैं उसमें हम अभी 3 सेंसेस के बारे में बात करेंगे, राइट? एक है ऑडिटरी सेंस यानी सुनना, दूसरा है विजुअल सेंस यानी देखना, और तीसरे सेंस को मैं कहूंगा काइनेस्थेटिक सेंस, राइट? ये काइनेस्थेटिक में कितने सेंस आ गए? तो स्मेल आ गया, टच आ गया और टेस्ट आ गया, मतलब स्पर्श, गंध और चौ, टेस्ट, राइट? ये 3 मिला के हम उसको क्या कहेंगे अभी इसके आगे? काइनेस्थेटिक। तो जब भी मैं कहूंगा काइनेस्थेटिक सेंस, तब आप समझ लेना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्मेल, टच और टेस्ट की बात कर रहा हूं। ओके, तो 3 सेंसेस, ये जो 3 काइनेस्थेटिक सेंसेस हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, काइनेस्थेटिक सेंस जो है ये हमारा अनुभव को जनरेट करता है। काइनेस्थेटिक सेंस हमारे अनुभव को जनरेट करता है, हमें अनुभव देता है। काइनेस्थेटिक सेंस मतलब टच, स्मेल और टेस्ट, ये 3 जो सेंसेस है ये हमारे अनुभव को अंदर तैयार करते हैं। जो भी हम अनुभव से अनुभव कर पाते हैं उसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल पाते हैं, राइट? आपको आपके जीवन की वो सारी बातें जहां पे ये तीनों सेंसेस एक्टिवेट थे, वो बातें आपको पक्की 100% पूरी तरह से याद होगी। तो काइनेस्थेटिक जो सेंसेस है ये हमारे अनुभव को जनरेट करते हैं। अब हम और आगे जाएंगे थोड़ा सा। तो अभी हम आगे जब भी मैं बात करूंगा तो मैं VAK ऐसी बात करूंगा। सो VAK का मतलब क्या हो गया? विजुअल सेंस, ऑडिटरी सेंस और काइनेस्थेटिक सेंस। यहां तक समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्लियर? तो इसके आगे मैं जब भी सेंसेस की बात करूंगा VAK ऐसे बात करूंगा, विजुअल, काइनेस्थेटिक और ऑडिटरी सेंस, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 3 सेंसेस VAK हम बात कर रहे हैं, ये हमारे ब्रेन के हाईवे है। हमारा ब्रेन है, ये हमारे ब्रेन के 3 हाईवेज है, VAK, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक सेंस। हाईवे का मतलब क्या है? किसी भी सिटी में हमें पहुंचना है, जैसे पुणे शहर है, पुणे शहर में हमें पहुंचना है तो कुछ मेजर हाईवे होंगे। जैसे बॉम्बे के लिए जाएंगे तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है, कोल्हापुर के लिए जाएंगे तो बैंगलोर हाईवे है, सोलापुर साइड जाएंगे तो सोलापुर हाईवे है, नगर साइड में पूना नागपुर हाईवे है। तो पूना में पहुंचने के लिए हमारे पास 5-6 अलग अलग जगहों से 5-6 हाईवे हैं। वैसे ही हमारे ब्रेन की तरफ पहुंचने के लिए हमारे पास 3 हाईवे हैं, VAK। क्लियर? और ये तीनों हाईवे से ही हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, दूसरा कोई हाईवे नहीं है। ओनली 3 हाईवे, यहीं से हमें इंफॉर्मेशन पहुंचती है। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे। उसके भी पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अब आइडियल पोजीशन, आइडियल स्थिति, पुणे में पहुंचने की आइडियल स्थिति क्या होनी चाहिए? जब मेरे पास अगर 3 हाईवे है, मेरे ब्रेन की तरफ 3 हाईवे जा रहे हैं, तो आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए मेरे तीनों हाईवे? कोई बता पाएगा? व्हाट शुड बी द आइडियल सिचुएशन? मेरे हाईवे की आइडियल सिचुएशन, इंफॉर्मेशन अंदर जाने की क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? फास्ट फास्ट फास्ट। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। वो दे शुड बी क्लियर। वेरी गुड। स्ट्रेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। बोलिए।
स्ट्रेट और क्लियर होना चाहिए। स्टेट ऑफ ओके सिंपल, दो लोगों ने आंसर दे दिया है, ओके नो प्रॉब्लम। ये हाईवे क्लियर होने चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी ट्रैफिक, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। तो हाईवे क्लियर है तो इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी? फास्ट जाएगी, फास्ट जाएगी, पूरी तरह से चली जाएगी। ओके सो अभी हम लोग बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं ना, तो हम बचपन से हमारी जैसी परवरिश हुई है उस हिसाब से हम अभी आइडियल स्टेट में नहीं है इन तीनों के बारे में। क्यों? क्योंकि शायद हमें विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक इन सेंसेस की डेवलपमेंट में पहले 12 साल तक जिस सेंसेस को ज्यादा स्टिमुलेशन मिला होगा उस सेंसेस का हमारा हाईवे क्लियर होगा और बाकी हाईवे शायद बंद होंगे। तो किसी का विजुअल हाईवे कोई देखने से सीख लेता है, कोई सुनने से सीख लेता है, कोई काइनेस्थेटिक मतलब अनुभव करने से जान पाता है, राइट? ये अलग अलग हमारी स्टेट हो सकती है। तो हमारे लिए अगर कहेंगे सिचुएशन, तो तीन में से कोई हाईवे हमारा बंद होगा, कोई आधा खुला होगा और कोई पूरी तरह से चालू होगा। इसलिए हमारी जो स्टेट है सीखने की ये अलग अलग है। लेकिन बच्चों के बारे में अगर देखा जाए तो बच्चों के बारे में ये तीनों हाईवे जो है 12 साल की उम्र तक, 8 से 12 साल की उम्र, मतलब 0 से लेके 8 और 8 से लेके 12 साल की उम्र तक ये सारे हाईवे आइडियल स्टेट में होते हैं। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, कोई अलग एक अनुभव देते हैं, एक छोड़ देते हैं, विजुअल ज्यादा दे दिया, ऑडिटरी ज्यादा दे दिया, काइनेस्थेटिक ज्यादा दे दिया, तो इसकी वजह से ये कोई हाईवे बंद होते हैं, कोई हाईवे चालू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे वो कंडीशनिंग कर लेते हैं हमारे ब्रेन को, बच्चों के ब्रेन को, राइट? लेकिन आइडियल स्टेट क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ ये सारी चीजें उन बच्चों के लिए है जो 0 से 12 साल के एज के हैं, राइट? अगर उनको हम इस तरह से आगे लेके जा सके, जो मैं अभी आगे आपको सिस्टम बताऊंगा, तो उनके जिंदगी भर के लिए सारे हाईवेज ओपन रहेंगे, राइट? उसके भी पहले अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो सबने आंख बंद कीजिए, जस्ट क्लोज योर आईज, जस्ट क्लोज योर आईज। और आपके जीवन में आपको अभी भी जैसे के वैसा याद है, ऐसा प्रसंग, घटना, उसे थोड़ा स्मरण में लाइए, याद कीजिए वो आपके जीवन की घटना है जिसे आप अभी भी जैसे के वैसा याद कर रहे हैं। आनंददायी घटनाएं जो अभी भी मुझे अगर आंख बंद करके याद आए तो वहां पे जो भी हो रहा था वो सब कुछ मुझे जैसे के वैसा ही अभी भी याद है। ऐसा जो भी आपके जीवन का प्रसंग है उसे थोड़ा सा याद कीजिए। दीर्घ श्वास लीजिए और धीरे धीरे आंखें खोलिए। कोई भी शेयर कर सकता है अपना माइक अनम्यूट करके। एनीवन, कौन सा किस्सा आपको जैसे के वैसे अभी भी याद है और क्या क्या याद है उसमें वो भी बताना। जस्ट शेयर। आपने अभी सोचा ना
हाँ तो जय बताएं। गुरुदेव गुरुजी. हाँ आम्ही आहे ना एक 5 वर्षापूर्वी आहे ना, आम्ही सगळे घरातले लहान मुलं, आम्ही बहिणी भाऊ, आम्ही आहे ना पोहायला जे शिकत होतो ना 7-8 दिवस, ते दिवस कायम आठवतात. ओके, वो तैरने आम्ही के लिए गए सगळेजण आहे ना थे। गुरुजी विहिरीमध्ये जाऊन पोहायला शिकलो होतो. ओके, स्विमिंग, वहां पे क्या क्या याद है आपको, जो आप स्विमिंग के लिए सीखने त्याची के ती लिए गए विहीर थे, तो वहां क्या आठवती. क्या याद है, थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। ती तिथं आहे ना विहीर होती आणि ती विहीर अशी एकदम जमिनीला सपाटच होती. म्हणजे तिची जास्त खोल नव्हती दिसत. फक्त हम्म, उतरून असं घसरल्यासारखं थोडंसं घसरायचं की लगेच पाण्यात जात होतं. आणि तिला वरती असंच काय म्हणते त्याला, ती थोडीशी उंची असते ना ती पाणी ओढायसारखी साठी, ती उंची होती. हाँ, पण ती पण खूप नव्हती आणि शेजारीच झाड होतं असं. आणि ती एका बाजूने पोहायला गेला ना, दुसऱ्या बाजूला गेल्यानंतर त्या झाडालाच एक दाव सोडलेलं होतं. त्या दाव्याला जाऊन धरायचं. झाडाला दाव सुटलं होतं. ओके, अजून? हां, दाव बांधून ठेवलं होतं. ओके, अजून काय आठवतंय तिथे? आणि आम्ही सगळे मोठे होतो. पण माझे भाचे बहिणीची मुलगी आहे. ते आमच्यापेक्षा आम्ही घाबरायचो, पण ते मुलं कधीच घाबरत नव्हते. ते वरून बदा-बदा उड्या मारायचे. ओके, तो ते उड्या मारतानाचा आवाज आहे, आठवतो का हां. जसा तसा? हां, हां. आठवतो. ओके, गुड। ओके, बात करेंगे इसके ऊपर। और कोई, और एक शेयरिंग लेंगे, बताइए फास्ट फास्ट। कौन सा आपके सिचुएशन घटना है, बताइए। सर मैं बताती हूँ। मेरे को ऐसा याद आ रहा था, मैं 6 साल की हूँ और ऐसे छत टूटी हुई है और मेरी बड़ी सिस्टर मेरा हाथ पकड़ रही है, अंधेरा हो रहा है चारों तरफ, बहुत आवाजें आ रही हैं और मेरे को डर लग रहा है। फिर बिल्कुल टूटा-टूटा सा है सब चीज़ें, फिर मेरा हाथ पकड़ के वो लेके जा रही है। फिर सामने सीढ़ी है, अंधेरा है बिल्कुल, सब तरफ टूटा-टूटा है, वो मुझे बचाती हुई धीरे-धीरे लेके जा रही है। नीचे बहुत भीड़ है और एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है कोई, पर मेरी सिस्टर ने मुझे सेव करा उस समय। शायद मैं अच्छा, लटक रही थी, उसने मुझे खींचा था। तो मुझे ये अपने बचपन की ये घटना याद है। ओके, ये ऐसा हुआ था आपके हाँ साथ? सर, हुआ था ऐसे। ओके, ओके, वेरी गुड। तो आपको वहां पे एम्बुलेंस की आवाज भी पता चल रही है, भीड़ भी दिखाई दे रही है, राइट हाँ ना? सर, फिर और उसमें मेरे मम्मी आपकी हाँ, बहन का वो स्पर्श भी अभी भी जैसे के वैसे याद हाँ सर, मुझे अपनी सिस्टर भी दिखाई दे रही है, वो मुझे लेके गई थी। है। ओके, वेरी गुड, ग्रेट। अब मुझे एक बात बताएंगे, आप सबके इसमें आप देखना थोड़ा, जो भी आपने अनुभव किया है कि ये मुझे अभी जैसे के वैसे याद है, उसमें आपको 3 चीजें पक्का याद होगी कि उस प्रसंग के दौरान, वो घटना के दौरान कुछ तो म्यूजिक या कुछ तो साउंड पक्का आ रहा होगा, वो आपको जैसे के वैसे याद होगा। चेक करना, कोई तो साउंड होगा, कोई तो आवाज होगी, वो भले ही पंछियों की आवाज हो सकती है, गाड़ियों की आवाज हो सकती है, कोई म्यूजिक हो सकता है, कोई क्लासिकल राग हो सकता है, या फिर किसी की बात हो सकती है, कोई प्रेम से आपसे बात कर रहा है, वो भी हो सकता है। तो कुछ भी हो, कोई ना कोई ध्वनि उसके साथ रिलेटेड होगा। बराबर है या नहीं, चेक करना और मुझे बताना। चैट बॉक्स में बताएं या ऐसे भी बताएं, मेरे साथ रहे। मैं ऐसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप मेरे साथ रहना चाहिए। कोई ना कोई ध्वनि जरूर उसके साथ रिलेटेड होगा, राइट? है? यस, 99%, मैं कहूंगा 100%, कुछ ना कुछ होगा जो कनेक्टेड होगा उस सेंस के साथ, राइट? फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा होगा उस सिचुएशन में जो आपको अभी भी जैसे के वैसे दिखता होगा, जैसे के वैसे, मतलब कोई कलर होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई ब्यूटीफुल चित्र होगा, कुछ कुछ भी हो जो आपको जैसे के वैसे अभी भी दिखता है, ऐसा कुछ तो होगा उसके रिलेटेड, राइट? और
तीसरी बात, उस घटना के दौरान कुछ तो ऐसा होगा जो आपके साथ आपकी भावनाओं को अटैच करता है। कुछ ना कुछ भाव उसके साथ, उस शायद किसी का स्पर्श हो सकता है, शायद कोई शायद किसी का स्पर्श हो सकता है, शायद किसी की ये कहूंगा मैं कि किसी ने, समझो आपकी माँ ने आपको कुछ खिलाया तो कुछ टेस्ट हो सकती है, उस घटना के दौरान कोई टेस्ट हो सकता है, राइट? या फिर उस घटना के दौरान कोई स्पर्श होगा, और या फिर उस घटना के दौरान किसी पर्टिकुलर परफ्यूम का या स्मेल का कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, राइट? है कि नहीं है? चेक करना, ये सारे आपके भावनाओं से जुड़े हुए होंगे। तो अब आपको थोड़ा सा साफ हो रहा होगा कि ये घटनाएं मुझे जैसे के वैसे मुझे याद नहीं करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। मैं आंख बंद कर लूं तो वो, अगर मैं चाहूं तो इमीडिएट वो सारी चीजें जैसे कि वैसे मैं फील कर सकता हूं किसी भी मोमेंट में, राइट? वो जैसे के वैसे मानो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो पड़ी है, मुझे सिर्फ उसको निकाल के देखना है, राइट? और मैं जैसे के वैसे फील कर पाता हूं। क्यों? क्यों वो घटनाएं जैसे के वैसे अभी भी याद आती है, या फिर ये सारी चीजें जैसे के वैसे अभी भी आपके साथ है? क्यों? थोड़ा सा इसकी तरफ जाएंगे, बताइए, आप भी बता सकते हैं मुझे आंसर, क्यों, वाई? बताइए। Because we felt them through our senses. ओके, और आंसर चाहिए। क्यों जैसे के वैसे याद होगा? हो सकता है आपकी शादी के दिन याद हो, आपके हनीमून के दिन याद हो, आपके बचपन के दिन याद हो, कोई भी ऐसा हो, आपका ट्रॉफी मिल गया हो, कोई रेस आप जीत गए हो, या कोई ऐसा आपको पहला मेडल हो, आपकी पहली सैलरी हो, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होगी जो जैसे के वैसे याद है। हाँ, हमारे सब सेंसेस वहीं पर थे। ओके, गुड। बिकॉज वी फेल्ट हैप्पी। नो, ये केयर फ्री आंसर, माइंड था, हाँ, हमारा केयर फ्री माइंड था। केयर फ्री माइंड था, लेकिन ऐसा भी है ना, ये घटनाएं सारी आनंद की होगी ऐसे भी नहीं है, कोई घटना दुख की भी होगी लेकिन फिर भी जैसे कि वैसे याद होगी, राइट ना? तो हो सकता है किसी वक्त मैं बहुत टेंशन में हूँ और उस वक्त भी की सारी घटनाएं मैं जैसे कि वैसे अभी भी याद कर पा रहा हूँ, वो आवाज याद कर पा रहा हूँ, वो स्पर्श याद कर पा रहा हूँ, वो जो भी वहां पे है वो सारा का सारा अनुभव कर पा रहा हूँ, राइट? तो ऐसी भी घटना हो सकती है। क्यों? मनापासून केलेलं काम। ओके, क्यों? इसका सर आंसर विजुअली, हाँ, बताइए। सर विजुअली हम उसको रिलेट करते हैं। ऑडियो जो उस टाइम सुना हुआ है, जो जैसे आपने बताया कोई म्यूजिक बज रहा है या कोई साथ में रिलेट करते हैं उससे, दैट इज वाई वो उस चीज को कंप्लीट करता है। जो घटना घटित हुई उसको हम एक एक चीज को जोड़ते हैं सबको साथ में। विजुअली जो हमने देखा या ऑडियो साथ में था या जो स्पर्श था या स्मेल था, जब उन सबको एक साथ कनेक्ट करते हैं तो वो घटना हमें वैसे के वैसे ही वापस याद आती है। हाँ, मतलब उस घटना के दौरान हुआ क्या था? ये जो तीनों आपने VAK बोला वो क्लियर था, तो इट हैड वो अपने स्मरण में एक साथ कनेक्ट होता है एंड वी रिलेट टू इट। यस, मीन्स व्हाट, हुआ क्या पता है? वहां पे एक घटना घटी, ये जो भी याद आपको आ रही है उसमें एक घटना घटी उस वक्त, आपके सारे सेंसेस
कोई बोलना चाहता है या फिर मैं कन्वर्ट कर? आपके सारे सेंसेस से आप उस घटना को अनुभव कर रहे थे, दैट्स व्हाई वो सारी की सारी घटनाएं जैसे के वैसे याद है। इसका मतलब कि उस वक्त, उस घटना के वक्त आपके सारे सेंसेस को कुछ ना कुछ इनपुट था, राइट है? आपके सारे सेंसेस को कुछ ना कुछ इनपुट था, इसीलिए वो सारी घटनाएं आपको जैसे के वैसे याद आ रही है। क्लियर? और जब मैं सारी घटनाओं को इनपुट रखते हुए या फिर मैं पूरे सजगता से सारे सेंसेस से किसी जगह पे प्रेजेंट होता हूं, उस वक्त वो सारी की सारी चीजें जैसे के वैसे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचती है। इसी को हम और अध्यात्म की भाषा में कहते हैं कि जब मैं सारे सेंसेस एक साथ एक जगह पे एक ही चीज को अनुभव कर रहे हैं, उस वक्त एक और सेंस खुलता है, उसको कहते हैं सिक्स्थ सेंस। समझ रहे हैं? जब मेरे पांचों सेंस एकरूप हो जाते हैं किसी घटना के लिए, उस वक्त मेरा छठवां सेंस जागृत होता है, और जो भी मैं अनुभव करता हूं मेरे सिक्स सेंस से, वो सारा का सारा मैं जीवन भर के लिए जैसे के वैसे याद रखता हूं। ये समझ आ रहा है आपको? कोई समझने में दिक्कत हो रही है? तो जो भी मैं सिक्स सेंस, मतलब सिंपल है, VAK, ये सारे सेंसेस जब भी एक साथ हो जाते हैं तो अपने आप मुझे सिक्स सेंस खुलता है, और सिक्स सेंस से जो भी मैं अनुभव करता हूं वो मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम नॉलेज, लाइफ टाइम थ्योरी, प्रैक्टिकल नॉलेज, व्हाटएवर यू से, वो पूरा का पूरा एक ही साथ लाइफ टाइम होता है, वो जीवन भर कभी नहीं भूलता है, राइट? इसी बात को लेके हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। अगर हमें बच्चों में इस तरह का ऐसा एजुकेशन डाल दिया जाए जिससे वो सारे के सारे सेंसेस से सीखें, ना कि एक कोई सेंस, सारे के सारे सेंसेस के साथ अगर वो सीख पाए। अभी मुझे आप एक सीधा मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अभी जो हमारी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है एजुकेशन की, ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें मुझे आप बताना कि कौन से सेंसेस को ज्यादा से ज्यादा इनपुट दिया जाता है अभी के एजुकेशन सिस्टम में? कौन से सेंसेस को ज्यादा इनपुट मिलता है? एक क्लासरूम सामने लाना, टीचर पढ़ा रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन से सेंसेस को ज्यादा इनपुट मिल रहा है? कौन से सेंसेस को ज्यादा इनपुट मिल रहा है? विजुअल एंड ऑडिटरी। विजुअल एंड ऑडिटरी, यस, विजुअल एंड ऑडिटरी। और इसीलिए हम अगर दुनिया का थोड़ा सा सर्वे देखेंगे तो दुनिया में मैक्सिमम लोग 65% लोग सिर्फ विजुअल से ही सीखते हैं, क्योंकि एक ही जो सेंस है विजुअल, यही उनका क्या हुआ है, यही हाईवे जो है ये डेवलप हुआ है। बाकी जो बचे हुए दो हाईवे है, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, ये डेवलप नहीं हुए। इसीलिए दुनिया में ऑलमोस्ट 65% लोग हैं जो सिर्फ विजुअल से ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसे है, वो ज्यादा से ज्यादा सारा इनपुट विजुअल से दिया जा रहा है। जिससे हो क्या रहा है, मैं और एक आपको बता दूं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों में सिक्स सेंस डेवलप नहीं हो रहा है, और सिक्स सेंस डेवलप ना होने की वजह से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हो रहा है। सो इतना बड़ा पोटेंशियल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का हम सिर्फ एक
वजह से खो रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक ही तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो है विजुअल और ऑडिटरी। बहुत कम हम काइनेस्थेटिक में बच्चों को लेके जाते हैं, बहुत कम लेके जाते हैं, और जितना ले जा पाते हैं वो शायद एजुकेशन के सिस्टम में कहीं इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हो, क्योंकि सिक्स सेंस अगर डेवलप होना है तो तीनों के तीनों सेंसेस से ही एजुकेशन जाना चाहिए। अब और आगे चलते हैं। मैंने जो लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस, जिसे मैं फायर सिस्टम कहता हूं, जो हम हमारे गुरुकुल में, रैंचो गुरुकुल में इंप्लीमेंट करते हैं, वो है फायर एजुकेशन सिस्टम, प्री फ्रंटल इनोवेटिव रैपिड एजुकेशन। ये सिस्टम मैंने डेवलप किया हुआ है। ये सिस्टम है हमारा पुराना गुरुकुल और अभी का जो सिस्टम, इनका बैलेंस, और अभी के जो रिसोर्सेस हैं, ये रिसोर्सेस को किस तरह से बैलेंस करें, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट हम बच्चों को लर्निंग में डालना है, किसी भी बच्चों को कुछ भी अगर सिखाना है, वो एजुकेशन में हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी चीज आपको अगर बच्चों को सिखानी है, तो उनके तीनों के तीनों सेंसेस उस समय स्टिमुलेट होना जरूरी है। स्टिमुलेट का मतलब समझ लीजिए कि जो भी वो पढ़ रहा है या जो भी वो कर रहा है, उस वक्त उसके तीनों सेंसेस को, तीनों इंद्रियों को कुछ ना कुछ इनपुट होना चाहिए, राइट? तभी वो स्टिमुलेट होते हैं। ये बात समझ में आ रही? कोई भी अगर आपको डाउट है तो मुझे पूछना। सिंपल है, कोई भी कॉन्सेप्ट हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उस वक्त बच्चों के तीनों सेंसेस को, तीनों सेंस कौन से हैं? विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। और काइनेस्थेटिक में क्या आते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, राइट? ये तीनों सेंसेस को कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए है, देन ओनली इट गोज टू देयर हाईएस्ट सिक्स सेंस, जो सिक्स सेंस से अनुभव कर पाएंगे और सीख पाएंगे। अब आगे चलते हैं। तो अब पहले मैं विजुअल लर्निंग किस तरह से हो जाए, मतलब किस तरह से विजुअल चीजें आप दे सकते हैं। अब इसको, ये कॉन्सेप्ट समझ गया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कोई भी चीज। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मोटा तौर पे आपको बताऊंगा कि ये चीजें करनी जरूरी है, लेकिन आप अगर सोचेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट आप लेंगे, बच्चों को पढ़ाना है, और आपको अगर ये समझ में आ गया कि मुझे इसको विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक तीनों इनपुट्स देने हैं, तो आपको अलग से कुछ बताना नहीं पड़ेगा, आप उसमें से ढूंढोगे और तीनों के लिए कुछ ना कुछ इनपुट दोगे और बच्चों को पढ़ाओगे। मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। जैसे विजुअल, कोई भी अगर आपको सिखाना है तो विजुअल स्टिमुलेट करना है, वी, तो आपको कलरफुल पिक्चर का इस्तेमाल आप कर सकते हो, आप वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हो, और आप एंकरिंग पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हो। एंकरिंग पिक्चर कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे अभी आपके सामने जो पिक्चर है, उसको देख के आपको क्या नजर आता है, क्या अंदर इमीडिएट पता चलता है? कैन यू टेल मी? वो एंकरिंग पिक्चर के सामने जो मैंने पिक्चर रखा है, उसको देख के आपको इमीडिएट क्या पता चलता है? क्या आता है आपके ध्यान में? अरे इतना आसान है, मैकडोनाल्ड आता है। वो मैकडोनाल्ड का बैठा हुआ आदमी है जो मैकडोनाल्ड के बाहर होता है, राइट ना? तो इमीडिएट आपको पिज्जा और मैकडोनाल्ड सब याद आता है ना? इसको कहते हैं एंकरिंग पिक्चर। मतलब क्या हुआ है कि मैकडोनाल्ड वालों ने अपना एक एंकरिंग पिक्चर बना लिया है, जिसे देखते ही मैकडोनाल्ड पूरा सामने आ जाता है, मेरे सामने। सिर्फ मैकडोनाल्ड सामने नहीं आएगा, आप अगर मैकडोनाल्ड में जाके कुछ खाया होगा आपने, कुछ आपका अनुभव होगा पिज्जा का, जो भी आपने खाने का, तो जब भी आप ये पिक्चर देखेंगे, आप उस अनुभव को जनरेट कर पाएंगे, राइट और नॉट? इसे कहते हैं एंकरिंग पिक्चर। समझ रहे हैं मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? इसे कहते हैं एंकरिंग पिक्चर। तो कोई भी कॉन्सेप्ट जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए कोई तो भी एक एंकरिंग पिक्चर होना चाहिए, जो बच्चों को दिखा दे तो वो सारा कॉन्सेप्ट उनके सामने आ जाए। वो कलरफुल होना चाहिए, वो थोड़ा हटके होना चाहिए, वो एवरेज जो हम पिक्चर्स देखते हैं उसमें से नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ये ढूंढने पड़ेंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट के लिए मुझे बच्चों को कौन सा पिक्चर में डालूं। ऐसा पिक्चर जो इमीडिएट ध्यान में आ जाए, ख्याल में आ जाए, और रिपीटेडली उसको देखते ही बच्चों को वो कॉन्सेप्ट पता चल जाए।
राइट। उसके बाद ड्रामा कॉस्ट्यूम। ड्रामा हम करते हैं ना, जैसे समझो भीम का आपको रोल दिया, तो सिर्फ भीम ऐसे ऐसे तो कपड़े नहीं पहनता है ना भीम, राइट ना। भीम क्या पहनता है? भीम कुछ ऊपर पहनता ही नहीं है, नीचे सब धोती पहनता है और गदा लेके घूमता है, राइट ना। तो ये हो गया उसका कॉस्ट्यूम, राइट। ये कॉस्ट्यूम आपको विजुअलाइज कर देता है वो भीम के बारे में। या फिर सिंपल कोई आपको अगर मैं पिक्चर दिखा दूं कार्टून में, जिसमें किसी ने अपने सर के ऊपर मुकुट लगा के रखा है, हाथ में धनुष बाण है, तो इमीडिएट क्या सामने आ जाता है? एक तो राम, बांसुरी लेके अगर मैं कोई बांसुरी और मोर पंख लेके किसी का चित्र बना के दिखा दें, तो क्या सामने आ जाएगा? कृष्ण सामने आ जाते हैं, राम सामने आ जाते हैं, भीम सामने आ जाते हैं, अलग अलग इसमें तो कॉस्ट्यूम में। तो वो जो कॉस्ट्यूम है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो कॉन्सेप्ट में। तो इसमें से कोई भी एक या दो चीज आप, ये सारी की सारी होनी चाहिए ऐसा नहीं है। विजुअल में एक तो कलरफुल पिक्चर, लेकिन पक्का होना चाहिए वो एंकरिंग पिक्चर। कलरफुल पिक्चर, वीडियो या ड्रामा कॉस्ट्यूम, इसमें से कुछ भी हो चलेगा, लेकिन एंकरिंग पिक्चर इज मस्ट, जो आपके बच्चों की उस मेमोरी को खींच सकता है। ये विजुअल में आपको चाहिए है, राइट। फिर उसके बाद ऑडिटोरी, इसके लिए क्या दे सकते हैं? तो म्यूजिक दे सकते हैं। जैसे आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। पढ़ाई के समय अगर उस कॉन्सेप्ट को लेके मैं कोई ऐसा राइम या फिर कोई, जैसे एक पिक्चर था ना बीच में आया था, वो उसमें एक डायलॉग था, वो डायलॉग ये था, हाउ इज द जोश। तो इमीडिएट आपके मुंह से क्या आता है? यस सर, है ना। वो पिक्चर आई थिंक, मुझे मालूम नहीं, लेकिन कैंप में मैं जब भी ये बोलता हूँ हाउ इज द जोश, हाय सर, इमीडिएट आता है ना। सो दैट ऑडियो बिकम्स अ एंकर, वो ऑडियो एंकर बन जाता है उसके लिए। तो कोई भी कॉन्सेप्ट आप बच्चों को पढ़ाते हो, उस वक्त कोई तो भी एंकरिंग राइम, एंकरिंग म्यूजिक होना चाहिए, एंकरिंग साउंड होना चाहिए, या स्टोरी विथ साउंड, ऐसा कुछ तो कुछ उसमें होना चाहिए। अगर ये होते हैं तो इमीडिएट ऑडियो सेंसेस को क्या मिल जाता है? इनपुट मिल जाता है। एंकरिंग साउंड का क्या मतलब हुआ? आपको ये समझ रहा है तो मुझे कोई बता दे कि क्या कर पाएंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट लो आप, और एंकरिंग साउंड उसमें कैसे फिट करेंगे? लायन का आवाज, जैसे टाइगर का आवाज, तो टाइगर सामने ओके, आ लेकिन जाए। कौन से कॉन्सेप्ट में डालेंगे? वो आवाज भी तो उस कॉन्सेप्ट सिखाते वक्त में, जैसे आप क्लासरूम में हैं या फिर आप बच्चों का पढ़ाई ले रहे हो, तो आपने विजुअल कुछ तो अरेंज करके रख दिया है, ऑडिटोरी में आपको कुछ तो अरेंज करके रखना है, राइट। तो क्या करोगे? ये आपकी क्रिएटिविटी है। एज अ पेरेंट्स, एज अ स्कूल टीचर, ये आपकी क्रिएटिविटी है। आप क्या एंकरिंग में डाल सकते हो? बताइए जल्दी जल्दी, मुझे एग्जांपल बताइए। ऑडियो में क्या क्या डाल सकते हो? म्यूजिक हो गया, एंकरिंग साउंड हो गया, एंकरिंग साउंड में क्या आ सकता है? और आपके घर में कोई ऐसा साउंड है, साउंड इन द सेंस कोई ऐसा ध्वनि है जिसको हम सुनते ही पूरे घर में एक ही भाव आ जाता है? या कोई ऐसा म्यूजिक है जिसको सुनते ही घर के सारे लोग नाचने लग जाएं? ऐसा आपके फैमिली में कुछ है कनेक्टेड? कुछ तो होना ही चाहिए। ये जरूर नहीं म्यूजिक ही हो, कोई आवाज हो सकती है, कोई ध्वनि हो सकता है, पक्का फिट। घंटी इन द सेंस डोरबेल बोल रहे हैं आप? डोरबेल कैन कनेक्ट। आईपीएल मैच का ट्यून। आईपीएल मैच का ट्यून, ओके, वेरी गुड। मैं आपको और एक ट्यून बता, टिंग टिंग टिंग, क्या आया? टिंग टिंग टिंग, बिस्किट का, ब्रिटानिका। ब्रिटानिका, राइट।
राइट ना, टिंग टिंग टिंग। तो आप दूरदर्शन जब में भी news बच्चों का। का म्यूजिक ले रहे हो ना, तो दिस कैन आल्सो बी द एंकरिंग ट्यून। कि समझो आपके बच्चे ने एक मैथ सॉल्व कर दिया या फिर कोई ये सॉल्व कर दिया, तो सब मिलके टेंग 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 3 बार, यस हो गया, दैट बिकम्स एंकरिंग म्यूजिक। या फिर वो चीयर गर्ल्स होती है, जो देखो वो एक चौका मार दिया, 6 मार दिया, तो वो चीयर गर्ल्स 2 मिनट के लिए डांस करती है। तो आपका भी बच्चों के पढ़ाई के वक्त आप भी ऐसा कुछ तो फिट कर देना है कि दैट बिकम्स एंकर। आपके बच्चे जो स्मरण शक्ति में रखते हैं ना, वो यहाँ से रखते हैं। वो कॉन्सेप्ट जब भी उन्हें पढ़ाई में याद करना होगा या फिर वो एग्जाम छुड़ा रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट आया, तो उनको सबसे पहले ये एंकरिंग साउंड याद आएगा और वो एंकरिंग साउंड के साथ फिर वो आगे बढ़ेंगे। बट दैट बिकम्स एक क्या बोलते हैं ना, कंप्लीट उनके लिए वो एक फंक्शन बन जाएगा, एक प्रसंग बन जाएगा। जैसे शादी का प्रसंग होता है ना, अब आपकी शादी हुई होगी, तो आपकी शादी में कोई म्यूजिक बज रहा होगा, कोई बैंड बाजे बज रहे होंगे, लोग अलग अलग तरह के अलग अलग कपड़े पहन के, सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आए होंगे, कुछ अच्छा सा स्मेल होगा, कोई डेकोरेशन होगा, तो दैट बिकम्स अ कंप्लीट फंक्शन ना, वो पूरा फंक्शन बन जाता है आपका। और वो जैसे जैसे आपको पूरा का पूरा याद है, वैसे ही आप पढ़ाई के वक्त भी बच्चों के लिए दैट बिकम्स अ कंप्लीट फंक्शन, एक उत्सव बन जाए। तो उनके साथ वो ऑडियो हो, वो विजुअल हो, ये सारी चीजें हम उसके साथ जोड़ सकते हैं। राइम्स तो बेस्ट वे है। मैं आपको एक चलो एक करते हैं, एक हम यहाँ पे आप सब है ना मेरे साथ, तो मेरे पास एक रायम है। बच्चों को ये सिखाना है, समझो जर्मिनेशन प्रोसेस, मतलब वो सीड जो है ना, वो कैसे लगाते हैं और कैसे 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 उनको लेके चलते हैं। तो ये राइम्स तो आपको याद होगा ही होगा, उसको सिर्फ कैसे ये तीनों में कन्वर्ट करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मैंने सबसे पहले एक पिक्चर लिया है, ये पिक्चर में सीड है, ओके। तो 2 लोग अगर आपके घर में होंगे, तो एक ने इसको पकड़ना है और एक ने वो रायम बोलना है। तो मेरे पास अभी तो मैं अकेला हूं, तो देखो, एक छोटा बीज, उस वक्त कोई तो भी उसके बाजू में खड़ा ये दिखा रहा है, एक छोटा बीज जमी के अंदर था, आंख बंद करके वो सोया रहता था। क्लियर? एक छोटा बीज जमी के अंदर था, आंख बंद करके वो सोया। अभी इसमें आपकी एक्शन भी आनी चाहिए सबकी। एक जन तो खड़ा है ये लेके, पिक्चर लेके, दूसरा जमी के अंदर सोया रहता था। अब ये सोया रहता था, जब आप बोल रहे हो ना सोया रहता था, ये काइनेस्थेटिक को इनपुट है, ऑडिटोरी को इनपुट हो गया, विजुअल को ये इनपुट हो गया, ऑडिटोरी को आप बोल रहे हैं वो इनपुट हो गया, और सोया रहता था उस वक्त आपके जो भाव आएंगे ना, सोया रहता था, दैट बिकम्स अ काइनेस्थेटिक इनपुट, राइट। फिर एक छोटा बीज जमी के अंदर था, आंख बंद करके वो सोया रहता था। उसके बाद अब ये कंटिन्यूशन में आप रखते हैं, टुकुर टुकुर बारिश, ये पिक्चर में थोड़ा छोटा है, आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, बारिश का और खेत का पिक्चर है। टुकुर टुकुर बारिश बीच पे गिरती थी, टुकुर टुकुर बारिश बीच पे गिरती थी, सरकता 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 वो सर। अभी इसमें आपकी एक्शन आएगी, सरकता 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 वो सरक, तो इसमें आप एक दूसरे को धक्का मारेंगे, दैट बिकम्स मेमोरी, राइट। वो काइनेस्थेटिक मेमोरी में फिट हो जाता है, सरकता। और यहाँ पे मैं जब दिखा रहा हूँ, तो पहले मैंने बीज और जमीन दिखाया, मेरे अंदर वो इनपुट गया है, राइट। दूसरे इसमें मैं बारिश दिखा रहा हूँ, राइट। तो जमीन है, बारिश है, ये अपने आप बच्चे लिंक करना शुरू कर देंगे। तो टुकुर टुकुर बारिश बीज पे गिरती थी, सरकता 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 वो सरकता चला गया, सरकता 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 वो सरकता चला गया,
एक समय आया सूरज ने प्रकाश डाला, एक समय आया सूरज ने प्रकाश डाला, सूरज की किरणें बोली बहुत सोलिया। अब बहुत सोलिया इसको आप कॉमेडी में ले सकते हैं, बहुत सोलिया, बहुत सोलिया। उसके बाद क्या हुआ, तो बीज ने ली अंगड़ाई और वो उठ गया। अब वो जमीन के ऊपर आया, जब सूरज की किरणें पड़ी, बारिश हुई, वो जमीन के ऊपर आना शुरू हो गया। तो बीज ने ली अंगड़ाई, इसमें आप डाल दो, आलस दे दो, सब जन आलस करो, राइट। सो बीज ने ली अंगड़ाई और वो उठ गया, इधर उधर देख के वो नाचने लगा, इधर उधर देख के वो नाचने लगा। एक समय आया, सॉरी आगे का है, कल का छोटा पौधा वृक्ष में बदल गया। अब ये वृक्ष दिखाइए आप, उनके जो ये है ना किताबें है ना, वो किताबों में जो उनकी फिगर्स है, डायग्राम्स है, वो अगर दिखाएंगे तो और भी बेस्ट हो जाएगा। वो जब भी वो देखेंगे वो समझ जाएंगे, राइट। सो कल का छोटा पौधा वृक्ष में बदल गया, आस पास गांव में वो छाव देने लगा, छाव देने लगा। अब और इसमें आप ऐड भी कर सकते हो, जैसे थके हुए लोग छाव में बैठते थे, और ऐड कीजिए, जो सूखी हुई लकड़ी घर पे ले जाते थे। ऐसा आप ऐड करो तो आपके वो पेड़ की कितनी उपयोगिता है, कैसे कैसे वो पेड़ बड़ा हो गया, कैसे कैसे वो उसका पूरा प्रोसेस है। अब मुझे एक बात बताइए, जब भी एग्जाम में बच्चा ये पूरा उसके अंदर चला गया है VAK, ये तो जीवन भर नहीं भूलेगा। एग्जाम के टाइम में इसको पूरा सीक्वेंस खट 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 सारा का सारा याद आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, उसको जर्मिनेशन की प्रोसेस रट्टा मारने के लिए लगा देते हैं। सिंपल एक राइम 5 मिनट खत्म, एवरीथिंग फिनिश। कितना टाइम लगता है? इसमें आपका क्रिएशन है, मैंने तो जस्ट एग्जांपल दिया। इसको आप इस राइम को पूरा पेड़ की उपयोगिता क्या है, फल कहाँ से आते हैं, इतना आप उसको बढ़ा सकते हैं, और पूरा का पूरा प्रोसेस। और आप अलग अलग राइम्स तैयार कीजिए, हर कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी अगर आपको सही ढंग से बच्चों को आगे लेके चलना है, VAK पूरी पर्सनालिटी, तो ये तरीका है। समझ में आ रहा है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट सेंस कौन सा है? नेक्स्ट सेंस है काइनेस्थेटिक सेंस। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेंस। ये आपने अभी राइम्स बोला ना, ये भी इसमें आता है, काइनेस्थेटिक डेवलप करने में इज यूज अ बिग हेल्प, राइट। गेम, आप गेम प्लान कर सकते हैं, कोई भी गेम नया बना सकते हैं। गेम मीन्स वीडियो गेम, और ये नहीं मोबाइल गेम्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप ऐसा खेल तैयार कर सकते हैं, जैसे वो लगोरी खेलते हैं, लंगड़ी खेलते हैं, अलग अलग गेम्स है। उसमें क्या करना, अगर आपको कोई भी बच्चों को वो ये करना है ना, टेबल अगर याद करवाना है, तो ये लंगड़ी वाला गेम पता है आपको, वो आप करवा सकते हैं। या फिर 1 2 3 4 से 10 तक उनको सीक्वेंस बताना है, तो वो उस गेम में आप डाल सकते हो। अलग अलग बच्चों को अलग अलग नंबर दे सकते हो आप। जैसे ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, उनके पीछे नंबर लगा दीजिए। तो आपके घर में 4-5 लोग हैं, सबको नंबर दे दीजिए और नंबर पीछे लगा दीजिए, तो नंबर रिकॉग्निशन आराम से बच्चे कर पाएंगे। खेल खेल में संगीत कुर्सी हम खेलते हैं ना, वो संगीत कुर्सी में भी आप कर सकते हो कि इस कुर्सी पे जाके बैठो, 3 नंबर की कुर्सी पे जाके बैठो। तो बच्चे अपने आप इन सब चीजों को सीख लेते हैं, राइट। काइनेस्थेटिक में और एक चीज आती है, आपका स्पर्श। जब भी आप बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, तो आपका जो स्पर्श है ना, प्रेम से पूरे तरह से उसका हाथ होल्ड करना, या फिर उसके सर के ऊपर से हाथ घुमाना, या फिर उसको वो कंप्लीट हो जाए तो इतना प्यार से हग करना
कि दैट हगिंग, वो जो आपने उसको जो प्यार किया है वो याद आ जाए तो उसको पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता। दैट गिव्स अ बिग इनपुट। समझ में आ रहा है? VAK तीनों जो है हाईवेज अपने आप क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो ये अभी मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें इसमें आप डाल सकते हो। आपको एक बार समझ गया कि काइनेस्थेटिक सेंस में ऐसे डालना है तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसके लिए तो जैसे ये भी है ना, हम क्या बोलते हैं इसको, फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड आपको पता होंगे, जो हम वर्ड्स के, इंग्लिश वर्ड्स के दिखाते हैं, वो कौन सा सेंस है बताएंगे मुझे? कोई बताएगा फ्लैश कार्ड सेंस कौन सा है? विजुअल। यस, विजुअल सेंस। अब इसको ऑडिटोरी में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे? बोल के। हाँ, बोल के, और उसको कुछ ऐसे वाव डालना है। वो बोल, सिर्फ बोल के नहीं, उसके साथ कुछ और एक जोड़ देना, एंकरिंग। एंकरिंग स्टोरी बना के, स्टोरी बना के, वो भी और आगे हो गया। एंकरिंग, एक्शन, एक्शन के साथ साउंड, दैट बिकम्स एंकरिंग। बराबर है, एक्शन, एग्जैक्टली राइट। तो फ्लैश कार्ड जब आप दिखाओगे, उसके साथ एक बंदे ने वो एंकरिंग साउंड डाल देना है। जैसे आपने लॉयन दिखाया, टाइगर दिखाया, तो उसके साथ एंकरिंग साउंड आ गया, राइट। तो कोई वर्ड आप उसको दिखा रहे हैं तो उस वर्ड के रिलेटेड कोई तो भी एंकरिंग साउंड, वो ऐसे ऐसे होना चाहिए, वाव ऐसे लगना चाहिए बच्चों को। या तो वो साउंड याद आ जाता है उस वक्त बच्चों को, वो वर्ड भी याद आ जाता है अपने आप। दैट इंटर रिलेटेड अपने आप वो उसमें चला जाता है। तो एंकरिंग साउंड आप उसमें डाल सकते हैं फ्लैश कार्ड मेथड में। और एक डाल सकते हैं आप, सिर्फ फ्लैश कार्ड में एक बंदा है जो फ्लैश कार्ड दिखा रहा है इंग्लिश का स्पेलिंग का, एक बंदा है उसके रिलेटेड पिक्चर दिखा रहा है, और एक बंदा है उसके रिलेटेड साउंड तैयार कर रहा है। VAK तीनों, कोई जरूरी नहीं बाहर से लेके आए, आपके बच्चे ही सामने ले लेना, किसी को V दे देना, किसी को A दे देना, किसी को K दे देना, और ये तीनों खेल रहे हैं और खेलते खेलते सीख रहे हैं। सो मुझे एक बात बताइए, कितना मस्त रहेगा? आपके बच्चे भागेंगे दूर पढ़ाई से या फिर पढ़ाई करना चाहेंगे? व्हाट डू यू थिंक? इंटरेस्ट लेंगे सर। पढ़ाई करना चाहिए। इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, हाँ, आएगा। वो करना चाहेगा, क्योंकि वो पढ़ रहा ही नहीं है, वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहा है, वो तो मजा ले रहा है और ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं और एक आपको संस्कृत रैम दिखाता हूँ। अभी समझो ट्रांसपोर्टेशन है, तो हम बताते हैं ना बच्चों को कितने तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। तो रोड ट्रांसपोर्ट होता है, एयर ट्रांसपोर्ट होता है, पानी से जहाज जाता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो कोई भी रैम लेना, मैंने एक रैम ली है, इसको मैं बिठा रहा हूँ इसमें, राइट। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये देखो, एक मिनट, ये पीपीटी बंद करेंगे। अभी देखिए, पश्य पश्य रे आकाशे, पश्य पश्य रे आकाशे। मैं क्या बता रहा हूं उनको? देखो, मैं संस्कृत है, अभी संस्कृत क्यों चुना है? क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना संस्कृत, ये रोज की रैम से थोड़े अलग हैं, तो इमीडिएट वो दिमाग में बैठ भी जाते हैं। तो जो एंकरिंग साउंड हो जाता है वो उनके लिए ये एंकरिंग साउंड बन जाता है। तो पश्य पश्य रे आकाशे, इमीडिएट। दूसरा है डयते डयते महत विमानम, आकाश में विमान उड़ता है। डयते डयते महत, अभी इसके साथ आप और कुछ डाल सकते हैं, और सेंटेंस भी डाल। हम गए थे ना प्लेन से, या फिर लोग प्लेन से जाते हैं, हवा में उड़ते हैं, तो सो डयते डयते महत विमानम, तो आसमान में क्या उड़ रहा है? विमान उड़ रहा है। तो ये ट्रांसपोर्ट का एक क्या हो गया? जरिया हो गया, राइट। देन नीलम 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 गगनम, ये उसी के साथ डालना, नीलम 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 गगनम। हरितम 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 तृणम, उसमें दूसरा लाइन है, हरितम 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 तृणम। उसमें मैंने सिर्फ पृथ्वी नहीं दिखाई है, मैंने रोड डाला है और सिग्नल भी डाला है। सो
हरितम 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 तृणम, तो दूसरा ट्रांसपोर्ट का मोड, यहाँ पे आप बस भी डाल सकते हो, कार भी रख सकते हो, तो दूसरा ट्रांसपोर्ट का मोड जो पृथ्वी पे होता है, हरितम 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 तृणम, राइट। फिर उसके बाद नीलम 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 सागरम, नीलम 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 सागरम, इसको डाल सकते हो, राइट। देन अभी इसको ये करते करते संस्कृत चल रहा है, आपकी रायम चल रही है नीलम 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 सागरम, तो इमीडिएट ये दिखाना और जुक 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 अगीन गाड़ी, ये चेंज कर देना टोन पूरा, तो जुक 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 अगीन गाड़ी। तो ये जो चेंज है ना, ये चेंज आपका बच्चा जीवन भर ये नहीं भूलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, जब आपका चल रहा है डयते डयते महत विमानम, और ये चल ही रहा है और उसमें अचानक आ जाता है ट्रेन, जुक 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 अगीन गाड़ी, तो ये अगीन गाड़ी आपका बच्चा जीवन भर नहीं भूलेगा, क्योंकि वो एक रिदम में था और अचानक कुछ तो चेंज हो गया। एंड अचानक जब चेंज हो जाता है ना, समथिंग ड्रामेटिकली चेंज, नॉट एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड नहीं है ऐसा चेंज हो जाए, उस वक्त बच्चे का सिक्स सेंस खुलता है। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में इसमें बहुत अलग से हम ये करते हैं, राइट। सो ये भी आप उसमें डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? सो दीज आर द थिंग्स, अगर ये समझ गए तो मुझे नहीं लगता आपको कभी जीवन भर बच्चों की पढ़ाई से लेके कोई टेंशन होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता है। सो इफ यू लर्न दिस, कोई स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं, होम स्कूलिंग शुरू कर दो, नॉट नेसेसरी, कोई ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। आप इतना सहजता से कर सकते हो इस चीजों को, बड़ी आसानी से कर सकते हो। और मैं आपको ये बताऊं, मैंने 12th स्टैंडर्ड के लिए भी ऐसे सेट तैयार की है कॉन्सेप्ट के रैम के साथ। आप बोलेंगे कि ये तो सिर्फ 10वीं और 8वीं तक ठीक है या फिर 4वीं 5वीं तक ठीक है, मैंने 12th स्टैंडर्ड के लिए भी ऐसे सेट तैयार किए हैं। तो कोई कॉन्सेप्ट न्यूटन का लॉ सिखाना है, कोई कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, तो उसके लिए रैम, उसके लिए एंकरिंग साउंड, उनके लिए एंकरिंग पिक्चर, ये सब डाल के मैंने वो कॉन्सेप्ट तैयार किया है। 10th स्टैंडर्ड के लिए हमने एक सिस्टम बनाई है, उस सिस्टम से अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो इट बिकम्स अ लाइफ टाइम हो जाएगा, और बच्चे की सारी पढ़ाई, सारे कॉन्सेप्ट विद इन अ मंथ खत्म हो जाएंगे, विद इन अ मंथ। और सिर्फ उसको फिर रिवाइज करते रहना है। क्या रिवाइज करना है? उसको एंकरिंग साउंड को रिवाइज करना है, एंकरिंग पिक्चर को रिवाइज करना है, उसको पकड़ते हुए सारे कॉन्सेप्ट वो अपने आप कर सकता है। तो जरूरी नहीं कि छोटे बच्चों के लिए ही मैं बता रहा हूँ, ये बड़े बच्चों के लिए भी है, राइट। और यही हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, रैंचो गुरुकुल में, ये कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं सारा का सारा। मतलब हर कॉन्सेप्ट के लिए हमने एक गेम तैयार किया है, हर कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो है, हर कॉन्सेप्ट के लिए एंकरिंग साउंड है, हर कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग तरीके से पैकेज कर दिया, गेम, एवरीथिंग। तो हमारे बच्चे खेलते हुए दिखते हैं, लेकिन पढ़ते सब, पढ़ाई पूरा हो गया, सब कुछ उनके दिमाग में चला जाता है। अभी अनफॉर्चुनेटली 1 साल से लगभग पिछले मार्च से बच्चे ही सामने नहीं है, तो वो ऑनलाइन में क्या ये सब पढ़ेंगे? ऑनलाइन में तो सब कचरा है, क्या पढ़ पाएंगे उनका उनको ही मालूम। जब सामने आएंगे तो फिर से, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो 1 साल का गैप बच्चों की न्यूरोलॉजिकल सेंस में बहुत बड़ा गैप हो जाता है। एनीवे, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं अभी, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपके बच्चों की स्कूल बंद है तो डोंट वरी, आप ऑनलाइन उनको नहीं भेजेंगे तो भी चलेगा, ये कॉन्सेप्ट सीख ले और आप अपने बच्चों को घर में पढ़ाएं। जब स्कूल शुरू हो जाएगी तो स्कूल में भेज देना। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। आपको अभी कुछ पूछना है तो मेरी तरफ से, आज शॉर्ट में मैंने जो आपको बताना था वो संक्षिप्त में बताया। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप अपना अपना क्रिएशन आराम से कर सकते हैं इसके ऊपर। बताइए, एनी क्वेश्चंस? कुछ भी आपको सर राइटिंग के लिए क्या करना चाहिए? ये तो पढ़ाई कंसेप्ट सारा हो गया, अभी राइटिंग भी जरूरी है उसके लिए। राइटिंग के लिए बच्चों को आप सबसे पहले मिट्टी में खेलने के लिए लगाइए, मिट्टी में खेलने लगाइए। जितना खेलेंगे, जितना गणपति की मूर्ति बनाएंगे, मिट्टी में खेल के नए नए तरीकों से कुछ बनाएंगे, खिलौने बनाएंगे, मिट्टी के खिलौने बनाएंगे, या फिर वो पॉटरी होता है ना कुम्हार का, वो व्हील पे ऊपर जो भी करेंगे, जितना करेंगे उतना उनके हैंडराइटिंग अपने आप ठीक हो जाएगी, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं।
लेकिन ये अर्ली एज में हो। ऐसा नहीं कि 20 साल का हो जाए उसके बाद अगर मैं उसको ये बता दूं तो शायद ये ऑलरेडी मेरे मोमेंट्स मेरे ब्रेन के साथ ऑलरेडी फिक्स हो गए हैं, तो फिक्स होने के बाद ज्यादा उसमें ये नहीं है, क्या बोलते हैं, स्कोप ज्यादा नहीं है। लेकिन 8 साल तक अगर ये सारी चीजें मिल जाती है तो बच्चे की हैंडराइटिंग अपने आप ठीक हो जाती है। आप देखना किसी भी गांव में जो खेत में बचपन से काम करते हैं ऐसे किसानों के हैंडराइटिंग देखना, ब्यूटीफुल और सुंदर हैंडराइटिंग होती है। जो मिट्टी में बचपन से खेले हुए हैं उनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है। उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ रीजन है। ओके, माइंड एंड मोटर स्किल का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? सर जैसे ये तो आपने छोटे बच्चों के लिए बताया है, अब जैसे जो बड़े बच्चे हैं 14 साल के हैं, तो उनकी तो इतनी ज्यादा पढ़ाई होती है, तो उसमें हम कैसे ये सब आप जो बता रहे हैं इतना कैसे करेंगे? हाँ, उनका तो उनके कोर्स ही कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, पढ़ाई ज्यादा नहीं होती है। कॉन्सेप्ट आप ले लो, एक एक कॉन्सेप्ट ले लो और सिखाओ। साइंस में तो कॉन्सेप्ट ही होते हैं ना। हाँ। पढ़ाई में किताबें इतनी दिखती होगी लेकिन कॉन्सेप्ट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे न्यूटन लॉ, ये कॉन्सेप्ट है, राइट? आइंस्टाइन की थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आपको पहले पढ़ना होगा, फिर इस कॉन्सेप्ट को मैं किस तरह से VAK में डालूं इसके ऊपर आपको रिसर्च करना होगा, राइट? और फिर वो VAK में डाल के उनको पढ़ाना होगा। सर मेरा तो सुझाव है कि आप बड़े बच्चों के लिए भी कोई कोर्स चालू कर दीजिए। यही तो गड़बड़ है ना, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, सब कुछ रेडीमेड मिल जाए। मैं तो कॉन्सेप्ट दिया है भाई, आपको एक बार रेसिपी बता दी है, कैसी पेस्ट बनानी है, कैसा बनाना है, वो तो आप जाने ना। आप चाहते हैं कि सारा का सारा एक किताब आप लिख दो और वो किताब में आप VAK का हर कॉन्सेप्ट का सब कुछ डाल दो ताकि हमें कोई कष्ट ना करना पड़े और हम डायरेक्ट किताब के से ये करेंगे। इट्स नॉट, ये नहीं हो पाएगा। मैं कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ आपको, उसको इम्प्लीमेंट आपको करना है। और इतना ब्यूटीफुल है, इतना क्रिएशन आप इसमें कर सकते हैं ना, तो वेरी ब्यूटीफुल, इतना क्रिएशन आ सकता है इसमें। आप क्रिएटिव चाहिए ना। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। और आप क्रिएटिव नहीं रहेंगे और बच्चों से क्रिएटिविटी मांगेंगे तो फिर कैसे? ओके, और कुछ? सर फ्लॅश कार्ड से 7th-8th स्टँडर्डच्या मुलांना कसं म्हणजे काय कन्सेप्टने द्यायचं, म्हणजे वर्ड्स बनवून द्यायचे की कसं, म्हणजे सपोज आता हिस्ट्री सब्जेक्ट आहे आणि आपको क्या पढ़ाना है उसके ऊपर है ना। आपको अगर इंग्लिश के वर्ड सिखाने हैं तो आप तो फ्लैश कार्ड इस्तेमाल करोगे। आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट सिखाना है, उसके रिलेटेड कोई पिक्चर है तो वो आप उसमें डाल दोगे। तो अलग अलग कौन सा कॉन्सेप्ट सिखाना है उसके ऊपर आपको तय करना होगा। अगर इंग्लिश वर्ड सिखाने हैं तो उस तरह से आप ले सकते हो। कोई पिक्चर्स अगर या कोई कॉन्सेप्ट बताना है, कोई मशीन या कोई डायग्राम है, माइंड मैप भी फ्लैश कार्ड में आता है। या कोई एक चैप्टर है, समझो बच्चों का एक चैप्टर है, उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद उसके मेन पॉइंट्स निकालिए, उसका माइंड मैप बनाइए। अगर माइंड मैप आप नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट इसमें मैं वो कवर करूंगा माइंड मैप कैसे बनाते हैं। तो माइंड मैप बना दीजिए। वो माइंड मैप भी फ्लैश कार्ड बन सकता है। ओके, राइट? वो एक बार माइंड मैप देख ले तो चैप्टर के सारे हेडिंग्स, सारे पॉइंट्स, सब पॉइंट्स सारे के सारे उसके दिमाग में आ सकते हैं। सो दैट माइंड मैप बिकम्स द फ्लैश कार्ड फॉर हिम। राइट? एंड फ्लैश कार्ड से स्पेलिंग्स भी हम मतलब ये कर सकते हैं, लाइक स्पेलिंग्स उनको लर्न करना। यस, हो सकता है, कर सकते। ओके, गुड। और कुछ? नमस्ते, मैं हमारे क्लास में 80-90 स्टूडेंट है तो उनके लिए कुछ आसानी से पढ़ाई क्या करना होगा और सब लेवल के होते मैं आपको सुन नहीं पाया पूरी तरह से, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कृपया फिर से बताएंगे क्या कहना है? हाँ, हमारे क्लास में है ना 80-90 स्टूडेंट होते हैं और वो सभी एक जैसे नहीं होते। कई स्टूडेंट्स बहुत होशियार होते हैं और कई स्टूडेंट बहुत ही नीचे होते हैं।
तो उनके लिए हम्म। सबके पास मुझे पहुंचने के लिए कैसे लेना होगा? राइट, अभी 80-90 स्टूडेंट आप रखेंगे और एक ही टीचर रखेंगे, एक या दो टीचर रखेंगे, तो आप भूल जाइए आप बिजनेस कर रहे हैं एजुकेशन का। राइट, यहाँ 20 बच्चों के पीछे 2 टीचर चाहिए, ये रेशो होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। अदरवाइज अगर इतना बड़ा, मैंने देखा है बहुत सारे स्कूलों में 70-70, 80-80 बच्चों को भर देते हैं और एक टीचर डाल देते हैं, सो इट विल नॉट वर्क। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, डोंट डू दैट। आप फी ज्यादा ले लो, भले ही पेरेंट्स को मांगो और फी दो, लेकिन 25 हाँ, बच्चों में 2 2 डिवीजन। टीचर होने चाहिए। या ओके, थैंक यू गुरुजी। हाँ, क्योंकि 80 बच्चों के ऊपर एक टीचर, तो वो कहाँ से राइम बताएगा, कौन से बच्चा सुनेगा, कहाँ से BA के आएगा, हाँ, कैसे हो पाएगा, ये नहीं हो वही पाएगा ना। प्रॉब्लम होता है। हाँ, हाँ, यही प्रॉब्लम है, हाँ, इसको ओके सुधार दीजिए। बच्चे कम कीजिए, 25 ओके बच्चों ओके। में 2 टीचर डालिए। हाँ, या फिर घर ओके पे ओके। पेरेंट्स को जमा कीजिए, पेरेंट्स का सपोर्ट लीजिए और पेरेंट्स को सिखाइए, ताकि हाँ, पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ आप बच्चों तक पहुंच पाएंगे। ओके, थैंक यू गुरुजी। ओके, मैथ्स भी बहुत अच्छे से ओके, सिखा थैंक सकते हैं। यू। ओके, ऋतिक जी मैथ्स अब बहुत बच्चे अच्छे से छोटे सिखा। हैं गुरुजी बहुत। हेलो, हाँ हाँ, चलेगा, थैंक यू। हाँ, आप किससे थैंक यू बात कर गुरुजी। रहे हैं? हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ हाँ, हाँ, आपका माइक बंद कर दीजिए प्लीज। ओके, गुड, मैथ्स भी सिखा सकते हैं ऋतिक जी। एकम द्वे द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पंच, ये क्या है, संस्कृत के वर्ड नंबर्स है। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच, एकम द्वे द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि। ऐसे राइम्स आप बहुत इंटरेस्टिंग तैयार कर सकते हैं। राइट, और बहुत मिल भी जाएंगे आपको इधर उधर से। और बच्चों को जो आपके घर में या बचपन से आपके लैंग्वेज में अगर हो, वो मराठी में अगर आपके बचपन की लैंग्वेज है उसमें हो, हिंदी है तो हिंदी में हो, ऐसे हो तो बहुत और भी अच्छा है। राइट, गुड। और कुछ लास्ट किसी को कुछ पूछना है? फिर आज के लिए रुकेंगे, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक। हाँ गुरुजी, हाँ मेरा एक सवाल था गुरुजी। हाँ, बोलिए। जो आप बता रहे हैं कि राइम्स वगैरह सिखाना है, अभी आपने बताया संस्कृत में भी ट्रांसपोर्टेशन का आप जब बोल रहे थे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं हम ये कि ट्रांसपोर्टेशन का जो चीजें है वो सिखाते वक्त उनको राइम आपने जो बोला, अभी हम उनको सिखा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की ये चीजें है, और उसके साथ जब दूसरी चीज जोड़ते हैं मतलब राइम हो ये हो, तो वो भी उन्हें समझ में आनी चाहिए ना। मतलब पहले ही एक चीज समझ नहीं रही है या फिर उनको नॉलेज नहीं है इसलिए हम दे रहे हैं, और उसके साथ में ये वाला राइम वगैरह जैसे कि संस्कृत है, संस्कृत ने बताया जो कि हम ही नहीं समझ रहे हैं कि उसका मीनिंग क्या है, तो ये बताते वक्त बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगा क्या कि मतलब दोनों भी अननोन चीजें हैं और एक साथ बढ़ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं होगा। आपको कंफ्यूजन हुआ, पश्च है, आकाश है, कुछ कंफ्यूजन हुआ आपको? नहीं, मतलब अभी जो चीजें संस्कृत की है, बच्चों के हिसाब से अगर हम सोचेंगे कि उनको पता भी नहीं है ये सारे वर्ड्स, तो हाँ, ये सारे वर्ड्स उनको समझने के लिए नहीं डालने हैं। देखो, हाँ एक सिंपल, ये एक मिनट है, नीचे गिर गया है। ये मैं अगर बताता हूँ, ये चित्र मेरे बाजू में है और मैं ये कह रहा हूँ डयते डयते महत विमानम, तो क्या बच्चों को समझ में नहीं आएगा? ये मैं एरोप्लेन की बात कर रहा हूँ, क्या कहते हैं आप? हाँ आएगा समझ में। सिंपल है, लॉजिक हमारे से ज्यादा बच्चों का होता है। राइट, तो वो बच्चे अपने आप समझ जाते हैं। तो बचपन से ये है ना वो स्टोरी, ससा रे ससा का पुस जसा तने का स्वची पैदा विली, इसमें आप मैथमेटिक्स सिखा सकते हैं। आपको बताएं, 4 किलोमीटर धावू, भीगी भीगी धावू, 2 किलोमीटर वापस येऊ। ये अभी मुझे वो चाल नहीं आ रही है,
लेकिन आप ऐसे उसमें डाल सकते हैं, समझे? और उससे मैथमेटिक्स आपका बच्चा सीख सकता है। 4 किलोमीटर में 2 किलोमीटर माइनस करो, कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। ये मैथमेटिक्स सिखाना है आपको, ससा रे ससा का पूस जैसा, ये इस रैम पे सिखाओ, बहुत अच्छे तरह से सिखा सकते हो। और आपका बच्चा इंटरेस्टिंगली, वो कभी जीवन भर में नहीं भूलेगा 4 में से 2 गया तो 2 होता है, कभी नहीं भूलेगा, राइट? लॉजिक अपने आप क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इस्तेमाल करके देखिए। ओके और सर, फिर और कोई सवाल होंगे तो मुझे पूछिए। थैंक यू ओके, सर। एंकरिंग पिक्चर कॉन्सेप्ट रिपीट करना है। एंकरिंग पिक्चर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है उस वक्त जो भी आप चीज सिखा रहे हो, उस सिखाते वक्त वो जो वातावरण है उसके साथ कोई तो भी ऐसा पिक्चर मैं सेट कर दूं, वो कॉन्सेप्ट के रिलेटेड हो तो और भी अच्छा है, कॉन्सेप्ट के रिलेटेड ना भी हो तो भी ठीक है, लेकिन वो पिक्चर वहां पे एक एंकर हो जाना चाहिए। सिंपल, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि जो कंपनी के लोगो होते हैं, कंपनी का लोगो देख के आप कंपनी कौन सी है पहचान लेते हो ना। मैकडोनाल्ड का वो जो पुतला देख लिया तो आप उसको मैकडोनाल्ड को पहचान लेते हो सारा का सारा। ऐसा ही कुछ तो आपको उस कॉन्सेप्ट का पिक्चर डालना होगा। ओके, गुरुजी एज्युकेशन कोणत्या भाषेतून असावे? मातृभाषेतून असावे। आपकी जो मातृभाषा है उसी में एजुकेशन होना चाहिए, और एक लैंग्वेज करके दूसरी भाषा आप सीखना जरूर चाहिए। जैसे इंग्लिश सीखना है डेफिनेटली, लेकिन एजुकेशन मराठी में हो, आपकी अगर मराठी मातृभाषा है तो, लेकिन साथ में इंग्लिश आप सीख रहे हैं एक लैंग्वेज करके। ऐसा नहीं कि मातृभाषा छोड़ के सारा का सारा एजुकेशन आप इंग्लिश में कर दो, ऐसा हो गया है ना, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। आप इंग्लिश सिखाओ, नो प्रॉब्लम, इंग्लिश सीखना है वो परफेक्ट आनी चाहिए, ये भी जरूरी है, लेकिन जो भी एजुकेशन हो रहा है वो मातृभाषा में। समझ रहे हैं आप मेरा बात को? हमने सारा एजुकेशन इंग्लिश में डाल दिया, तो हम सारा का सारा इंग्लिश में पढ़ाते हैं और मराठी एक फॉरेन लैंग्वेज करके पढ़ाते हैं, ऐसा हो गया है ना। हाँ। मराठी या फिर आपकी मातृभाषा आपके लिए अलग से एक लैंग्वेज बन गई है, और आपका जो एजुकेशन वो इंग्लिश में हो रहा है। तो ये इससे बच्चों का जो बचपन से न्यूरोलॉजिकल ढांचा तैयार हुआ है ना, उस ढांचे को वो अडॉप्ट नहीं कर पाता है, इसलिए शुरू में उसे बहुत तकलीफ होती है, और इसीलिए कोई कोई बच्चे है ना पढ़ाई से दूर चले जाते हैं। क्योंकि बचपन से मैं मराठी बोल रहा हूँ, पहले दिन से मेरी माँ अगर मेरे साथ मराठी में बात कर रही है और अचानक स्कूल में चला जाता हूँ और मेरे ढांचे को कोई डिस्टर्ब कर रहा है इंग्लिश, पूरा इंग्लिश लेके, तो वहां पे कहीं ना कहीं बच्चे रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि मातृभाषा में ही शिक्षण होना चाहिए, और जो फॉरेन लैंग्वेज है वो एक लैंग्वेज करके होनी चाहिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज करके सिखाई जाए और एजुकेशन मातृभाषा में। ओके गुरुजी, मी बोलू शकते का? हाँ बोला, एक लास्ट आपण सर, घरातून जर विरोध असेल तर काय करावं सर? घरातून इंग्रजी माध्यमातूनच शिकावं असं म्हणतात की इंग्रजी डेव्हलप नाही झालं तर बाकीची जी त्यांचे आहेत बहीण भाऊ मित्रमंडळी की त्यांनी इंग्रजी माध्यमातून शिकलेत आणि त्यांची डेव्हलपमेंट खूप जास्त चांगली आहे, तर मग तिचं कमी पडायला नको इंग्रजीमध्ये ती, असं म्हणजे विरोध होतोय सर. आणि मला खूप महत्व पटलेलं आहे सर मातृभाषेचं, पण घरी कसं समजवायचं सर? घरी कसं समजवायचं? आता घरी कसं समजवायचं याच्यावर मी काही रिसर्च केलेलं नाही अजून. नाही सर, तसं नाही, सॉरी. पण सर हे यांचं असं म्हणणं आहे की त्यांचे सगळे भावंड आहेत, मामाची मुलं वगैरे ते US मध्ये आहेत, इंग्रजी माध्यमातून शिकलेली आहेत, त्यांना कुठेच काही अडचण नाही आलेली. तर मग हिला पुढे अडचण येऊ शकते जर तिने मराठी शाळेत शिकली आणि इंग्रजीमध्ये पुढे तर तिला हे होऊ शकतं, असं म्हणणं आहे. हाँ, मैंने अभी जो बोला है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ाएं, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश मत पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, लेकिन आपका जो बेसिक लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में एजुकेशन करवाना है वो आपकी मातृभाषा होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? इंग्लिश नहीं पढ़ाना ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपका एजुकेशन का जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपकी मातृभाषा। समझ रहे हैं ना?
और आपके घर में ये अगर पता नहीं है तो उनको आपके साथ में बिठाया करो, शायद सुनते सुनते उनको कुछ पता चल जाए और आपकी बात मान ले। वैसे तो बाकी कोई उपाय तो है नहीं ना उनको समझाने का, आप ही समझा सकते हैं। ओके, रुकेंगे आज के लिए। गुड। सो सेशन आपको इम्पोर्टेंट लगा, कुछ महत्वपूर्ण लगा, कुछ मिला आपको इसमें से कि नहीं मिलता, या वेस्ट ऑफ टाइम लगा? वेरी यूजफुल। यूजफुल लगा ना? यस यस। गुड। तो ठीक है, मेरा जो 1.5-2 घंटा जो भी है सार्थक लग गया, आपको यूजफुल लगा, सार्थक हो गया। अदरवाइज चलिए प्रार्थना 3 बार ओमकार करते हैं और आज के लिए रुक जाते हैं। जय गुरुदेव। मिलेंगे 4th सैटरडे को अभी। बाय बाय।